वाला रिश्ता नहीं है जिसमें तुम पढ़ना चाह रहे हो। तो पूरा मॉलिक्यूल वाई में मूव करे, एक पूरा मॉलिक्यूल। देखो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है और द थिंग इज कि ये इंडिविजुअल चैप्टर है, मतलब इसको समझने के लिए किसी और चैप्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, है ना। और इसकी वेटेज 2 या 3 मार्क्स की होती है, 2-3 मार्क्स का आता है और ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो मैक्सिमम एक क्लास में खत्म हो जाता है। सेकेंडली कि ये चैप्टर में कोई और चैप्टर तो नहीं लगता, द थिंग इज कि ये चैप्टर दूसरे चैप्टर में लग जाता है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स इसकी काफी इंपॉर्टेंस है, थर्मोडायनेमिक्स में इसकी काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसके कुछ फॉर्मुलेज जो तुम्हारा सीपी सीवी है वो तुम यहाँ देखते हो, ठीक है, और वहां पर यूज करते हो। सेकेंडली इसमें हम पढ़ेंगे क्या, हम इसमें गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा गैस है, आइडियल गैस है ना, उसकी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे मूवमेंट करते हैं, उनके पास एनर्जी किस फॉर्म में होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो काफी इजी चैप्टर रहेगा और आराम से समझ जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम न्यू चैप्टर चालू कर रहे हैं और ये चैप्टर बहुत छोटा है, मतलब काफी छोटा चैप्टर है और काफी कुछ इसमें है भी नहीं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा थ्योरी ज्यादा है, इसके अंदर न्यूमेरिकल थोड़े कम ही है, ठीक है। तो इजीली तुम इसको कर सकते हो और मतलब कुछ ऐसी डिफिकल्टी नहीं आएगी इसको करने में। बट थिंग इज कि बेस है ये, है ना। अगर तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स समझना है कि इसके अंदर एनर्जी आ कैसे रही है एटम्स के पास या मॉलिक्यूल के पास, उसके लिए जरूरी है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम टर्म पढ़ेंगे ना, अब देखो एनसीईआरटी में ना बहुत अलग तरीके से दे रखा है इसको, मैं अलग सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, है ना। इस चैप्टर के सीक्वेंस एनसीईआरटी में ठीक नहीं है, ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी से अलग सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हम सबसे पहला टर्म जो पढ़ेंगे वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमने पहले भी क्लास 11th में ही केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रखा है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब completely the position and configuration of a dynamically system is known as the number of degree of freedom to the system। बहुत कॉम्प्लेक्स भाषा हो गई, सिंपल सी बात यह है कि कोई भी, जैसे एक मोनोटॉमिक गैस है, जैसे क्या है मोनोटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक गैस के पास फ्रीली कितनी एक्सिस में घूम सकता है वो, एक्स वाई और जेड, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया 3, है ना। अब एक डायटोमिक गैस है, कैसी गैस है? डायटोमिक गैस, है ना। उसके पास क्या है, डायटोमिक गैस कैसी होगी? ऐसी होगी। क्या हो सकता है? ये पूरा मॉलिक्यूल एक्स में मूव करे, ये पूरा मॉलिक्यूल वाई में मूव करे, ये पूरा मॉलिक्यूल, 3 तो ये हो गया, ठीक है। और एक हो सकता है कि एक इसको सेंटर बना के इसके अराउंड रोटेट करे, और एक हो सकता है कि ये वाइब्रेट करे, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है? 5। तो द थिंग इज कि हमें इतना याद नहीं रखना कि किसमें कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम जा रहा है, कि ट्रांसलेशन मतलब एक्स वाई जेड में रोटेट मूव कर रहा है तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है, हमें याद नहीं रखना। बस हमें याद रखना है कि मोनोटॉमिक के लिए कितना होगा, डायटोमिक के लिए कितना होगा, और पॉलीटॉमिक मतलब ट्रायोटॉमिक केसेस के लिए उसमें भी 2 केस होंगे, एक होगा लीनियर, एक होगा नॉन लीनियर। हमें बस ये याद रखना है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसका फॉर्मूला याद रखना है 3n - r, है ना। यहाँ पर जो n है ना, n यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, और जो r है ना वो नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं। रिलेशन मतलब रिश्ता, है ना। ये वाला रिश्ता नहीं है जिसमें तुम पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। ये रिश्ता भी बताऊंगा क्या कहलाता है। अब जैसे मान लो एक सिंगल आदमी है ना, सिंगल आदमी है, एक मोनोटॉमिक गैस है, मैं किसी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मोनोटॉमिक गैस की। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं मोनोटॉमिक गैस के लिए? n की वैल्यू क्या होगी? 1। और क्या ये किसी का रिश्ता बना सकता है? कैसे बना लेगा? अकेला ही तो है ये, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हुए? 0। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है? ठीक है। अगर तुम्हारे पास एक डायटोमिक गैस है, जैसे तुम्हारे पास O2 हो गया, तुम पे N2 हो गया, तुम पे Cl2 हो गया, है ना। मोनोटॉमिक गैस एग्जांपल क्या है? जैसे हीलियम हो गया, तुम पे नियॉन हो गया, तुम पे आर्गन हो गया, नोबल गैसेस जो है ना। अदर थिंग इज कि डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस कैसे होंगे?
ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं डायटोमिक गैस के अंदर, और ये एक दूसरे से कितने रिश्ते बना पाएंगे, एक। तो आर की वैल्यू क्या होगी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा। देखो इस डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन नहीं आती है ना, जनरली नहीं आती है, बस इसकी एप्लीकेशन है, इसकी एप्लीकेशन है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि सीपी और सीवी है ना, इसमें जो रिलेशन है सीपी माइनस सी इक्वल टू आर है ना। इसके अलावा सीवी जो होता है वो एफ बाई टू आर होता है, ठीक है, और जो सीपी होता है वो एफ बाई टू प्लस वन आर होता है, ये हमें याद रखना होता है। और फिर सीपी और सीवी इस बात पर भी डिपेंड करते हैं कि गैस कौन सी है, मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है या पॉलीटॉमिक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। डिग्री ऑफ फ्रीडम इन तीनों के लिए अलग अलग होता है। तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, जितना इसकी वैल्यूज याद रखना इंपॉर्टेंट है और इसकी एप्लीकेशन समझना इंपॉर्टेंट है। आ रहा समझ, क्वेश्चंस में आएगा बस ये, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोनोटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया था 3, और इसके लिए कितना आ रहा है 5। अगला केस कौन सा है, पॉलीटॉमिक बोल रहे, ट्राइएटॉमिक गैस बोल रहे है ना। इसमें दो केस होंगे, एक होगा लीनियर, एग्जांपल CO2। CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, और दूसरा है नॉन लीनियर, जैसे एग्जांपल H2 हो गया, NH3 हो गया। H2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है याद है, ठीक है। अब एक बार बताओ, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, n की वैल्यू क्या है, और नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। देखो ये इससे रिश्ता बना सकता है, ये इससे बन रहा है, क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन बना सकता है, दूर है काफी, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो गए 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी आई, कितना आएगा, ठीक है। और नॉन लीनियर में क्या होगा, इसलिए n की वैल्यू कितनी होगी, इसलिए n की वैल्यू तो 3 होगी। रिलेशन क्या होगा, देखो इसमें ये इसके साथ भी बना पा रहा है, इसके साथ भी रिश्ता बन पाएगा, इन दोनों में भी इंटरेक्ट कर पाएंगे ये, क्योंकि पास पास है। तो आर की वैल्यू क्या होगी इसके लिए 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा। अब याद क्या रखना है, बस याद ही रखना है, यहाँ रखना डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ रखना टाइप ऑफ गैस। हाँ, तो अगर मोनोटॉमिक गैस है, कौन सी गैस है, मोनोटॉमिक गैस, और यहाँ लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर मोनोटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया था 3, चलो पहले लिख लो उसको। दूसरा था डायटोमिक, तीसरा था पॉलीटॉमिक या ट्राइएटॉमिक बोल लो। इसमें दो है, एक है लीनियर और दूसरा है डायटोमिक के लिए वैल्यू क्या होती है, इसमें लीनियर के लिए और इसके लिए, तो याद क्या रखना है 3, 5, 7। कैसे याद हुआ, सिंपल है, ऑड नंबर्स है 3, 5 एंड 7, एक के बाद एक, बस बीच में एक ही है 6। ये किसके लिए याद रखना है, मोनो के लिए, ये डाई के लिए, ये दोनों ट्राई के लिए, ऊपर वाला नॉन लीनियर के लिए और नीचे वाला, ठीक है। ये याद रखना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अब थिंग इज, अब समझना, तुम लोगों को मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बढ़ा रखी है। तुम्हारे सुन लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, कि मान लो तुम्हारे पास 1 kg सब्सटेंस है ना। अगर मैं गैस के टर्म से बात करूं तो मैं 1 kg की बात नहीं करूंगा, मैं किसकी बात करूंगा, 1 मोल की। 1 मोल गैस है 25 डिग्री सेल्सियस पे, अगर मुझे 25 से 26 पे इसको ले जाना है तो कितना टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, चीनी टेम्परेचर कितना है 1 डिग्री है ना। ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। तो हीट रिक्वायर्ड
change the temperature of one mole gas by 1 degree Celsius is known as specific heat, है ना। अब जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो भी मैं तुम्हें दो टाइप का पढ़ा रखे हैं। हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक है कि हम प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर करें, मान लो तुम पे ये है कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, प्रेशर क्या रहेगा कांस्टेंट। दूसरा क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट करके, जिसको नहीं समझ आ रहा थर्मोडायनेमिक्स की केमिस्ट्री की वीडियो में देख सकता है ये। तो अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर करते हैं ये कितनी हीट रिक्वायर्ड है तो उसको हम बोलते हैं, और अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखते हैं तो हम उसको बोलते हैं, और इन दोनों में एक रिलेशन होता है Cp माइनस Cv इक्वल टू, इसका नाम भी है, क्या बोलते हैं इसको, मेयर्स फॉर्मूला, है ना। कोई दिक्कत का परेशानी? अब तुम्हें ये पता होना चाहिए जो Cv होता है ना, Cv होता है F बाय 2R, F बाय 2R। तो अगर मैं मोनोटोमिक गैस की बात करूं तो कितना होगा, तो 3 बाय 2R। ये क्या है तुम्हारे Cv की वैल्यू। और Cp जो होता है ना, Cp सोचो Cp मैंने Cv R है, तो Cp का फॉर्मूला क्या आएगा देखो, और Cp का क्या होता है, Cp मैंने Cv R होता है, Cv उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा F बाय 2 प्लस 1 R, ठीक है। और एक रेशो होता है गामा, इसको ये होता है Cp बाय Cv, Cp बाय Cv। अगर तुम दोनों का रेशियो लोगे ना तो इसको जो वैल्यू आएगी वो 1 प्लस 2 बाय एफ आएगी। लेके दिखाओगे, कर लोगे इतना तो, है ना। ये देख लो सीधा है, Cp जो है तुम्हारा यहाँ पर जाके F प्लस 2 हो जाएगा, कर लोगे, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ना समझ आए तो एक बार पूछ लेना, ठीक है। अब ये बताओ मोनोटोमिक गैस में Cv क्या है 3 बाय, तो Cp कितना होगा 5 बाय 2 R, और रेशो क्या आएगा अगर मैं रेशो लूं दोनों का तो, ठीक है। दूसरा क्या है डायटोमिक, डायटोमिक के लिए क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है 5, और Cp क्या होगा 7 बाय, तुम 90% केस में डायटोमिक ऐसे ही डील करोगे, है ना, क्योंकि हमारे देखो एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, है ना। हीलियम नियॉन ये सब तो हम डील ही नहीं कर रहे होते, बहुत कम डील करेंगे क्वेश्चंस में भी, सबसे ज्यादा यही होगा, है ना। तो गामा क्या आएगा इसके लिए 7 बाय 5। तीसरा क्या है, इसमें भी दो केस कर लेते हैं, एक था पहले था लीनियर, फिर दूसरा क्या था, अब लीनियर के कितना होता है एफ की वैल्यू 7, और ये कितना आएगा रेशियो लोगे तो कितना हो जाएगा, नॉन लीनियर में कितना होता है 6 बाय 2, तो 3R, इससे कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब ये टेबल मुझे याद रहेगी नहीं याद रहेगी, सच बात तो ये है, तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें बस ये याद रखना है कि Cv का फॉर्मूला होता है F बाय 2R, Cp का होता है F बाय 2 प्लस 1R, और गामा जो होता है Cp बाय C होता है, दैट इज 1 प्लस 2 बाय F। मोनोटोमिक गैस के लिए F की वैल्यू 3, डायटोमिक के लिए, ट्रायटोमिक में कौन सा है, दो केस है, कौन कौन से हैं, लीनियर के लिए और नॉन लीनियर के लिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी। कैसे याद रखना है 3, 5 और 7, बस 1, 6 पहले, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और इसमें ये वाला केस अगर याद रहता है तो तुम्हें तो याद कर लेना, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब में अगर मैं कुछ देगा भी तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। अगर मान लो पोलोटोमिक गैस भी है तो उसको भी ऐसे ट्रायटोमिक की तरह ट्रीट करके सॉल्व करोगे, ठीक है। कोई अगर वैसे तो देते ही नहीं है पर फिर भी बता दिया मैं तुम लोगों को। नेक्स्ट है जो तुम्हें समझना है वो है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी।
ये क्या बोलते हैं, मान लो एक मोनोटॉमिक गैस है, कौन सी गैस है, मोनोटॉमिक गैस है ना। अब वो मूव कर रही है, उसकी पोजीशन एक्स में भी चेंज हो रही है, वाई में भी हो रही है और जेड में भी हो रही है। इसका मतलब उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो एक्स में भी होगी, वाई में भी होगी, मतलब उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो एक्स में भी होगी, वाई में भी होगा। तो ये बोलता है कि जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, मान लो मोनोटॉमिक गैस के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3, एक्स में, वाई में और जेड में, तीनों के अंदर जो उसकी एनर्जी होगी वो इक्वल होगी, तीनों की एनर्जी जो अंदर जो एनर्जी होगी उसकी वो इक्वल होगी। तो जो उसकी टोटल एनर्जी होगी वो किससे बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी इन एक्स, काइनेटिक एनर्जी इन जेड, है ना। और ये लॉ क्या बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इन एक्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन वाई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन जेड। ये लॉ ये बोलता है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी हो किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स वाई जेड, कुछ भी ले लो, बोला जा सकता है, बोला सकता है ना। अच्छा, इससे एक और चीज बोल सकता हूं मैं, ये क्या होगा, हाफ एम यू एक्स स्क्वायर, ये होगा हाफ एम और ये होगा हाफ एम। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि तीनों में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आ गया समझ, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया जब मोनोटॉमिक गैस होगा। डायटॉपिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 5, मतलब हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी क्या होगी उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे समझ। देखो वैसे तो हम इसकी डेरिवेशन बाद में देखेंगे, पर तुम यहाँ पर देख लो, जो एनर्जी होती है ना गैसेस में, पार्टिकल्स गैसेस के पास, है ना, वो इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, और कोई एनर्जी नहीं होती इसके पास, है ना। गैसेस के पास जो भी एनर्जी हो इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। और जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है F/2 nRT। क्या होता है, F/2, इसकी डेरिवेशन करेंगे हम, ठीक है। तो अगर मैं n की वैल्यू कितनी ले लूं, 1 ले लूं, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, F/2 RT, है ना। तो अगर मैं मोनोटॉमिक गैस की बात कर रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, 3/2 RT, मतलब 1/RT, एक्स में जाएगा 1/RT, एक में 1/RT, एक में। और अगर मैं डायटोमिक की बात कर रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 5/2, है ना। और ट्राई में 2 केस है, कौन कौन सा, लीनियर कौन सा है और नॉन लीनियर में, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। और अगर ये तो 1 मोल्स के लिए बात करी हमने, है ना। अगर n मोल्स होते तो बस क्या आता है इन सभी जगह पे 3/2, यहाँ पर 3/2 nRT हो जाता, यहाँ 5/2 nRT हो जाता, और यहाँ क्या हो जाता 7/2 nRT। नंबर ऑफ मोल्स से ऊपर क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। तो सम अप कर देता हूँ, हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है 3n माइनस r। यहाँ पर जो n होता है वो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और r जो होता है वो नंबर ऑफ रिलेशन होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हमने याद करी कैसे, इसकी वैल्यू 3, 5, 7 और एक अलग से क्या रखना है 6। ये किस लिए होता है, मोनो के लिए, ये होता है डाई के लिए, और ये होता है ट्राई, और ये भी किस लिए होता है, और 7 की ट्राई का कौन सा किस में और ये किस में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। उसके बाद मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताया, वो फॉर्मूला क्या था, ये तुम्हारा CV होता है, वो होता है F/2 R, और CP होता है, और गामा जो होता है वो होता है, इसको पॉइजन रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 1 + 2/f,
मैं डायटोमिकली याद कर लेना 7/5, वरना थोड़ी बुद्धि चलाना और कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। और एक रिलेशन करा रखा है कि ये तो बहुत बड़ा रखा है, CP माइनस CV इक्वल टू R। और लास्ट हमने क्या पढ़ा, देखो ये तुम्हें एक साथ याद रखना है, ठीक है, ये तुम्हें एक साथ याद रखना है। और लास्ट है तुम्हारा इक्विपोटेंशियल ऑफ एनर्जी, मतलब जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है सब में एनर्जी क्या है, इक्वल है। और गैसेस के पार्टिकल के पास जो एनर्जी है सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो है F/2 nRT। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा एक चीज और कर सकता हूँ मैं, ध्यान से समझना, यहाँ पर nRT की जगह कुछ और भी लिखा सकता है, PV, क्योंकि PV इज टू nRT होता है, तो हम यहाँ पर F/2 PV भी लिख सकते हैं। यहाँ पर P क्या है, प्रेशर, एंड V है वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। चलो एक जेई का क्वेश्चन ही देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक आइडियल गैस है, ऑक्यूपाइज करता है वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 3 × 10⁶ पास्कल। मतलब हमें प्रेशर दे रखा है, सबसे पहले तो बचपन से सीख के आओ ना, गिवन टू फाइंड लिखना, वो लिख लो, ठीक है। और फिर उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखो, फिर सोचो कि कैसे होगा। और वॉल्यूम क्या है, 2 मीटर क्यूब। हम निकाला एनर्जी ऑफ द गैस, तो क्या लगेगा, F/2 PV। कुछ नहीं दे रखा तो हम एक आइडियल गैस दे रखा है सिंपल, और कुछ नहीं देखा तो मोनोटॉमिक लेके करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वही यूज होता है 3/2, है ना। तो क्या होगा, इसके लिए लगेगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था, F/2 nRT ना, हमें टेम्परेचर गिवन नहीं है तो हम क्या कर ले, F/2 PV, और F की वैल्यू क्या रख दे, 3, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 3/2, प्रेशर वॉल्यूम डाल देंगे, है ना। कितना इजी क्वेश्चन है, जेईई में आ रखा है। देखो अब ना हम 3 टाइप की वेलोसिटी पढ़ेंगे, वो है एवरेज। देखो मैं तुम्हें 3 वेलोसिटी का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, हमें मतलब इसमें से बस एक डिराइव करना है आरएमएस वाला, बाकी की 2 की सिर्फ फॉर्मूले देखेंगे, है ना। अब देखो असल में क्या है, एक कोई बड़ी चीज नहीं है, तुम ऐसे समझो, क्लास में 10 बच्चे हैं, क्लास में क्या है 10 बच्चे हैं, एक टेस्ट होता है 20 मार्क्स का, किसी के 15 आते हैं, किसी के 16 आते हैं, कोई गधे 4-5 भी लेके आते हैं, है ना, किसी का 18-19 भी आते हैं, ठीक है। अब इसी डाटा का मान लो स्टूडेंट S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, S5 है, S6, S7, S8, तो मान लो 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ, सबके अलग अलग मार्क्स है, 15, 16, 17, 5, 4, 6, 8, 20 भी एक के दे ही देते हैं, ठीक है। तो सोचो अब इसी डाटा में क्या निकाल सकता हूँ मैं, मीन भी निकाल सकता हूँ, मीन मतलब एवरेज होता है, मोड भी निकाल सकता हूँ, मीडियम भी निकाल सकता हूँ, डाटा तो सेम है ना। ऐसी जो हम वेलोसिटी बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक गैस है उसके पास तीनों टाइप की वेलोसिटी है, एवरेज भी है, मोस्ट प्रोबेबल भी है, एक गैस के पास उसकी एक वेलोसिटी है, और ऐसे ही एक रूम के अंदर या फिर एक चेंबर के अंदर बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स होते हैं, और हर एक पार्टिकल के पास डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होती है। अब उस डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी का डिफरेंट डाटा निकल सकता है, मतलब उस डिफरेंट वेलोसिटीज का एवरेज भी निकल सकता है, उन डिफरेंट वेलोसिटी का मोस्ट प्रोबेबल भी निकलेगा, और उसका एक आरएमएस निकलेगा। ये 3 याद रखने हैं, कौन कौन से, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल और आरएमएस। अब समझना, देखो असल में क्या है, क्या आरएमएस वेलोसिटी या अगर मैं एवरेज वेलोसिटी बोल रहा हूँ, ये पार्टिकल के पास वाली वेलोसिटी नहीं, जो वो डाटा है, मतलब हम पे मान लो 100 पार्टिकल्स है, 100 पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग है, हम उस डाटा का एवरेज ले रहे हैं, उन वेलोसिटी का एवरेज ले रहे हैं, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज क्या होता है कि मोस्टली सारे, जैसे एक क्लास में मैं मार्क्स का एवरेज निकाल रहा हूँ, तो उसका मतलब है कि मोस्टली बच्चों के मार्क्स उसके आसपास आ रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम एक एक देखो गैस में कितने पार्टिकल्स होते हैं, अगर मैं एक मोल भी एटम्स ले लूं तब भी 6.02 × 10⁻23 एटम्स है, तो सबका निकालना पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, एवरेज, आरएमएस या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पे डिस्कशन करते हैं। एवरेज क्या होगा, एवरेज सिंपल है, बचपन से पढ़ते हुए आए हो, जितनी भी पार्टिकल्स हैं सबकी वेलोसिटी का मैं सम करूं अपॉन में जितने भी पार्टिकल्स हैं उससे डिवाइड कर दूं, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला ही बताऊंगा। मोस्ट प्रोबेबल होता है कि देखो एक वेलोसिटी ऐसी होती है ना, जैसे क्लास में मार्क्स है ना,
बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बहुत कम मार्क्स होते हैं, है ना, और बहुत कम होते हैं जिनके बहुत हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, है ना। फेल होने वाले भी कम होते हैं और टॉप करने वाले भी कम होते हैं। जो मैक्सिमम जनता है वो बीच में लाई करती है एवरेज के पास। तो एक वेलोसिटी ऐसी होती है जो मोस्ट प्रोबेबल होती है, मतलब मैं किसी पार्टिकल की वेलोसिटी उठाऊंगा तो उसकी वेलोसिटी मान लो 12 मीटर पर सेकंड जो है मोस्ट प्रोबेबल है। इसका मतलब मैं किसी भी पार्टिकल उठाऊंगा तो चांसेस ज्यादा है कि उसकी वेलोसिटी किसके पास हो, 12 के पास, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, है ना। लास्ट है आरएमएस, है ना। लास्ट क्या है, आरएमएस। आप इसको ध्यान से समझना, आरएमएस है ना, इसको ऐसे पढ़ते हैं, रूट मीन स्क्वायर। देखो रूट मीन स्क्वायर मतलब, और करते उल्टा है, पढ़ना आरएमएस है, करना उल्टा है। पहले स्क्वायर करा जाएगा, फिर मीन लिया जाएगा और फिर रूट लिया जाएगा। मतलब हम पे अगर n पार्टिकल्स हैं या n एटम्स हैं, उनका स्क्वायर करना है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर, हम सबका स्क्वायर कर लिया हमने। अब उसका मीन लेना है। मीन कैसे लेंगे, सबका सम करेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। उसके बाद क्या करना है, इस पूरे का रूट लेना है। तो जो आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं आरएमएस। जो आएगा उसको क्या बोलते हैं हम, आरएमएस। ठीक है। तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, तुम्हारे घर पे जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट, है ना, वो पीक वोल्टेज नहीं है। उसका पीक जो होता है वो 311 होता है। जो हम 220 की बात कर रहे हैं ना, वो आरएमएस है। हम इसको एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ेंगे क्लास 12 के अंदर। समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? हाँ, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। हम 3 वेलोसिटी पढ़ेंगे। अभी से हमने क्वालिटेटिव स्टडी करी है कि वी एवरेज जो होगा, सम करूंगा वेलोसिटी का और नंबर पार्टिकल से डिवाइड कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबल जो होगा वो होगा जो मैक्सिमम पार्टिकल के पास वेलोसिटी है। और जो आरएमएस है वो क्या है, पहले सबका स्क्वायर करो फिर मीन लो। मीन लेने का मतलब सबका सम करके नंबर पार्टिकल से डिवाइड करो और आखिर में उसका रूट ले लो। एक क्वालिटेटिव स्टडी है। इसकी वैल्यू कितनी होती है अभी हम देखेंगे, ठीक है ना। वो होगी क्वांटिटेटिव स्टडी। क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी कितनी है। तुम एक और चीज याद रखो इसके अलावा, ग्राम। तुम्हें क्या याद रखना है, ग्राम। सबसे ज्यादा होता है आरएमएस, उससे कम होती है एवरेज और सबसे कम होती है मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, आरएमएस सबसे ज्यादा होती है, उससे कम एवरेज होती है, उससे कम मोस्ट प्रोबेबल होती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे समझ? ठीक है। अब पढ़ेंगे हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस। मतलब अजम्पशन क्या ले रहे हैं हम एक आइडियल गैस को ट्रीट करते हुए, है ना। देखो काइनेटिक थ्योरी जो है गैसेस की, उसको पढ़ने से पहले ना कुछ अजम्पशंस लिए गए हैं। सॉल्व करने के लिए हमने कुछ अजम्पशंस लिए हुए हैं। हमें वो अजम्पशंस देखने हैं पहले कि कौन कौन से अजम्पशंस ले रखे हमने, है ना। पहला अजम्पशन क्या है, देखो बहुत बेसिक से अजम्पशन है। पहला अजम्पशन तो ये है कि जैसे मान लो एक चेंबर है, एक गैस का चेंबर है। अब इसमें एक पार्टिकल होंगे या कई सारे पार्टिकल्स होंगे? कई सारे होंगे। मान लो हीलियम गैस है, नियॉन है, कुछ भी है। तो हीलियम में कितने जितने भी एटम्स होंगे, है ना, उनका मास सेम होगा, शेप सेम होगा और साइज भी सेम होगा। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब वो हर चीज में क्या सेम है, चाहे उनका मास हो गया, चाहे उनका शेप हो गया, चाहे साइज हो गया, है ना। पहला अजम्पशन तो यही है। दूसरा क्या है, अब जो गैसेस के पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली किसमें, रैंडम मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर वो रैंडम मोशन में है, अगर वो ऐसे ही मूव करे तो भी मैं स्ट्रेट लाइन में ही बोलूंगा, है ना। इसके बाद 3 टाइप की वेलोसिटी होगी, एक्स, वाई एंड जेड। और जो नेट वेलोसिटी होगी वेक्टर सम, वो होगा यू एक्स आई कैप, यू वाई जे कैप और यू जेड। पता नहीं, जैसे मान लो किसी का वेलोसिटी एक्स में होती है 3, वाई में 4 और जेड में 5, तो उस पर जो नेट वेलोसिटी होगी वो होगा 3 आई कैप, 4 जे कैप, 5, और यू एक्स, यू वाई और यू जेड क्या होगा, इक्वल होगा। ये किसकी मदद से बोल पा रहा हूं मैं, लॉ ऑफ इक्विपोर्टेशन ऑफ
एनर्जी, ठीक है। अच्छा देखो अब एक चीज समझना, यू स्क्वायर जो होगा तुम्हारा वो यू एक्स, तुम्हें ये तो पता है ना, देखो जो यू होता है वो होगा यू एक्स आई कैप, यू वाई जे कैप और यू जेड के कैप। तो यू वेक्टर जो होता है इसका मॉड जो होगा वो किसके बराबर होता है, यू एक्स स्क्वायर, यू वाई स्क्वायर और यू जेड स्क्वायर इसका अंडर रूट। तो जो हमारा यू स्क्वायर है बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड वो यू एक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर क्या है, बराबर है। और हमें ये पता कि यू एक्स यू वाई और यू जेड क्या है, इक्वल है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यू स्क्वायर इज यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर, ये कितना हो गया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 ux स्क्वायर, है ना। तो हमारा यू एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, यू स्क्वायर बाय 3, यार ध्यान रखना है। मैं ये भी लिख सकता हूँ यू वाई स्क्वायर यू स्क्वायर बाय 3, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें एक और चीज ध्यान रखनी है, जो यू आर एम एस स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होता है, यू वन स्क्वायर यू टू स्क्वायर प्लस प्लस यू एन स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय एन। मैं एन को यहां से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मतलब इनका जो सम होगा वो नंबर एन के यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा एक और चीज बताओ मुझे कि मान लो एक एटम का मास जो है, एक एटम का मास स्मॉल m है ना, एक एटम का मास क्या है, स्मॉल m। अब इस ट्यूब में मतलब इस रूम में एक एटम होंगे, कई सारे एटम्स होंगे, कई सारे एटम्स होंगे। मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स है ना वो n है, n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। जो टोटल मास होगा सारे पार्टिकल्स का m टोटल, वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन पार्टिकल, सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी, है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या अजम्पशन पढ़ लिया, बहुत सिंपल सा अजम्पशन था। क्या है, पहला अजम्पशन तो ये है कि गैस में अगर सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं तो वो हर चीज में क्या होंगे, सेम टाइप को एटम्स हैं, मतलब जैसे हीलियम का एटम है तो सारे हीलियम के ही हैं, नियॉन का तो नियॉन के ही है, तो वो सारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मतलब शेप में भी सेम होंगे, साइज में भी सेम होंगे और मास में भी क्या होंगे। अगर एक तरफ हीलियम का है और एक तरफ नियॉन का है तो फिर डिफरेंट होगा, पर अगर सारे सेम एटम्स हैं, सेम टाइप के एटम्स हैं तो शेप साइज मास तीनों क्या होगा, सेम होगा। दूसरा क्या है, सारे एटम्स किसमें, कांस्टेंट रैंडम मोशन, कांस्टेंट रैंडम मोशन में, कोई दिक्कत कोई परेशानी, है ना। अगला क्या है, जब वो कांस्टेंट रैंडम मोशन के अंदर है तो वो आपस में भी टकरा रहे होंगे और साथ ही साथ किससे टकरा रहे होंगे, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे। अब तुमने सुना होगा कि अगर मैं किसी गैस को किसी मतलब किसी बॉटल के अंदर रख दूं, जैसे तुम्हारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है एलपीजी, है ना। अब ये तुम्हारा सिलेंडर हो गया, वो उसमें जो गैस होता है वो सिलेंडर पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है। प्रेशर एक्सर्ट कैसे कर रहा है, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स है वो चुपचाप नहीं बैठे हुए, वो जाके उसके वॉल्स पे जाके क्या कर रहे हैं, लगातार हिट कर रहे हैं, और हिट उस हिट के कारण क्या आ रहा है, उसके ऊपर फोर्स आ रहा है, और उस फोर्स के कारण ही क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। तो पार्टिकल्स जो है वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में है और वो आपस में भी कोलिजन कर रहे हैं और साथ में वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, और इसी कोलिजन के कारण क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स होगा और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, मतलब जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतने ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा, है ना। जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा चांसेस होंगे कि क्या हो, उतने ज्यादा कोलिजन्स हो। जैसे जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतने ज्यादा चांसेस है कि आपस में लोग भिड़ जाएंगे, ठीक है। और जितने भी कोलिजन्स हैं वो सारे के सारे कोलिजन इलास्टिक इन नेचर है। इलास्टिक इन नेचर का मतलब यह है कि मान लो दो बॉल्स आई, ये आपस में इलास्टिक कोलिजन कर रही है, तो दो चीजें कंजर्व रहती है। कोलिजन में एक चीज तो हमेशा कंजर्व रहती है, दैट इज मोमेंटम, बट इलास्टिक कोलिजन में एक और खास बात होती है कि इसमें एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व। कुछ कोई भी एनर्जी डिफॉर्मेशन में लॉस्ट, ये हमने मोमेंटम में, कंजर्वेशन मोमेंटम में पढ़ रखा है, वर्क पावर एनर्जी के अंदर, है ना। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर कुछ एनर्जी डिफॉर्मेशन में लॉस्ट हो जाती है,
तो इलास्टिक फ्रिक्शन का फास्ट मतलब फायदा क्या है कि मोमेंटम भी कंजर्व मिलेगा तुम्हें और साथ ही साथ एनर्जी भी क्या रहती है, मतलब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हुई है, मतलब कोई भी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, अब हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो थिंक इस रूम के हिसाब से देखो, उस रूम के हिसाब से जो पार्टिकल्स होंगे अगर मैं उन सबको इकट्ठा कर दूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो ये रूम है, अब इस रूम में कई सारे पार्टिकल्स हैं, है ना, तो ये क्या है, वो इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर होगा, और एक होता है वॉल्यूम ऑफ द गैस, है ना। वैसे तो ये होता है कि हम वॉल्यूम ऑफ द गैस उसी को ले लेते हैं जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है, क्योंकि वो पूरे स्प्रेड हो जाते हैं। बट मैं एक्चुअल वॉल्यूम की बात करूं, एक्चुअल वॉल्यूम मतलब इसमें स्प्रेड हो गए, तो मैंने बोल दिया कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो कंटेनर के बराबर है, पर गैस के पार्टिकल्स का अपना भी तो वॉल्यूम होगा, मतलब एक पार्टिकल उन सबको मैं एक साथ अटैच कर दूं, एक साथ एक कोने में पटक दूं, ऐसे करके एक साथ इकट्ठा करा, ठीक है, तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे अगर मैं उनको एक साथ इकट्ठा कर लूं, तो जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होगा, तुम्हें नहीं लगता कि कंटेनर के वॉल्यूम से काफी कम होगा, नेग्लिजिबल होगा ऑलमोस्ट। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। आया समझ? पार्टिकल्स जो है क्या है, बहुत दूर दूर है। ये ऐसी बात हो गई कि जब तुम लोग अपने आप को पार्टिकल्स मानो, है ना, तो तुम लोग इस रूम में हो, तो मैंने बोल दिया तुम लोगों का जो वॉल्यूम है इस रूम के बराबर है ना, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। बट एक्चुअल में अगर मैं स्टूडेंट्स का वॉल्यूम देखूं एज कंपेयर टू रूम साइज, वो क्या है, काफी कम है। रूम का साइज बहुत बड़ा है और सारे बच्चे एक साथ मैं कर दूंगा तो बच्चे जो है अभी इस रूम के मुकाबले कम है, ठीक है। तो जो तुम लोग मिलके तुम सब एक साथ चिपक जाओ, तो तुम लोगों का मिला के जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ द गैस है, और इस रूम का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। और मतलब इसका मतलब यह है जो पार्टिकल्स है वो काफी दूर दूर है, काफी क्या है, देखो समझने की कोशिश करो, पार्टिकल्स तो दूर दूर है ही, है ना, पार्टिकल का मास भी बहुत कम है ना। तो अगर पार्टिकल्स काफी दूर दूर है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो, माइनस जी m1 m2 बाय r। दो मासेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है ना। आप सोचो मास, एक तो एटम का मास क्या है, बहुत कम है, यू में होता है ना, एएमयू के अंदर, और वो होता है 10⁻⁻27 ग्राम, बहुत कम मास है। जी तो वैसे ही कम है, मासेस भी कम है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेग्लिजिबल है, तो मतलब उसमें दो पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, तो उसके पास दो एनर्जी हो सकती थी, क्योंकि मोशन के अंदर है, दो एनर्जी हो सकती है, एक तो इंटरेक्शन के कारण, दूसरा है मोशन के कारण। जो इंटरेक्शन के कारण आता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी, और जो मोशन के कारण आता है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। हमने अजम्पशन के अंदर ही बोल दिया, अजम्पशन के अंदर ही बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि जो तुम्हारा इंटरेक्शन है वो क्या है, नेग्लिजिबल, मतलब कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो जो भी एनर्जी होगी किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने पहले ही बता दिया तुम लोगों को, है ना। तो जो भी एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। ये सारे जो पोस्टुलेट्स है ना तुम्हें याद होने चाहिए, ये पेपर में आते हैं, ठीक है। तो there is no intermolecular attraction, force of attraction among molecules, है ना। The energy possessed by molecules is purely kinetic, और kinetic energy only depends on temperature। सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, काइनेटिक सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी उतने ज्यादा चांस होंगे कि कोलिजन्स भी बढ़े, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स टोटली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। एनर्जी प्रोसेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एनर्जी बढ़ेगी, ये तुमने देखा भी है। अगर एक गैस को हीट करोगे तो उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब जो वो पार्टिकल्स के पास एनर्जी है उसी को हम क्या बोलते हैं, याद है, इंटरनल एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में उसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और तुम्हें मैंने ये भी बताया था कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करती है, क्यों करती है, समझ आ गया। क्योंकि उसके पास जो एनर्जी है सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक है, पोटेंशियल, और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। और ये काइनेटिक कुछ और नहीं है, तुम्हारी इंटरनल एनर्जी ही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी,
ठीक है। और उसका अगला पोस्टुलेट क्या था, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब है जो कंटेनर का वॉल्यूम है ना, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, जिस कंटेनर में फिल्ड है उसी का वॉल्यूम ऑफ गैस लेते हैं। बट वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि मैं सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर लूं तो जो वॉल्यूम बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही चीज हो गई ना, इसको हम वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं और इस पूरे कंटेनर को वॉल्यूम ऑफ गैस बोल रहे हैं। जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है। और लास्ट पोस्टुलेट क्या है कि डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कोलिजन्स हो रहे हैं एक, मतलब हर जगह हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। मतलब थिंग इज कि यूनिफॉर्म डेंसिटी क्या है थ्रू आउट, मैं पूरे कंटेनर में देखूं क्या रहेगी, वो सेम रहेगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना। इसका मतलब ये नहीं कि पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे समझो, ऐसा लगेगा कि मान लो यहां पर 4 पार्टिकल है और यहां पर 4 पार्टिकल है, अगर ये मूव कर रहे हैं तो इसका एक पार्टिकल यहां जाएगा तो ऐसा लगेगा यहां पर मास कम हो गया, बस साथ ही साथ इसका एक पार्टिकल यहां पर आएगा ना तो मास क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहने वाला है ना। तो डेंसिटी थ्रू आउट क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना। अब जितने भी पोस्टुलेट्स हैं एक और बार देख लेते हैं उसको। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है कि अगर सेम एटम है तो वो आइडेंटिकल होगा, मास में भी, शेप में भी, साइज में भी। सारे पार्टिकल्स कांस्टेंट मोशन में, वो भी स्ट्रेट लाइन में। किसमें, कांस्टेंट रैंडम मोशन में, वो भी किसमें, स्ट्रेट लाइन में। तीसरा पोस्टुलेट क्या है, तीसरा पोस्टुलेट ये है कि जो वॉल्यूम है, मतलब आगे पीछे कर सकते हो पोस्टुलेट को, जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। चौथा पोस्टुलेट क्या है कि उनमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, उनमें कोई भी क्या है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती। पांचवा क्या, जो भी एनर्जी है वो किस फॉर्म में, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक, और काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है। और छठा पोस्टुलेट क्या है, जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं वो सारे के सारे इलास्टिक नेचर है, मतलब डेंसिटी भी सेम रहेगी, सॉरी इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, साथ ही साथ एनर्जी भी। और लास्ट पोस्टुलेट क्या, डेंसिटी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी थ्रू आउट, है ना। दोबारा से बताओ 7 पोस्टुलेट। पहला पोस्टुलेट क्या है कि अगर सेम एटम है तो वो आइडेंटिकल होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट, शेप, साइज एंड मास। ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट क्या है इसका कि कांस्टेंट रैंडम मोशन में है अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तीसरा पोस्टुलेट क्या है, जब वो मूव कर रहे हैं तो वो आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ वॉल्स ऑफ द कंटेनर में भी से भी कोलिजन कर रहे हैं, और जितने भी कोलिजन्स हैं वो सारे इलास्टिक इन नेचर है, मतलब एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी और मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, उसमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। तो जो भी एनर्जी है वो किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है। अब हम निकालेंगे कि कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है एक गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। देखो प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया, है ना। अब समझना, जरा ध्यान से समझना, देखो समझना, इसकी लेंथ जो है मैं एल ले लेता हूं, ठीक है। इसकी वेलोसिटी सिर्फ मैं एक्स में देख रहा हूं, ये यहां से चलना चालू हुआ, इस वॉल से कोलाइड करा और वापस आ गया, है ना। तो इसका जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम, वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, जो कितना होगा, एम वी एक्स आई कैप। जब ये कोलाइड करेगा और वापस आएगा तो इसका जो फाइनल मोमेंटम होगा तो हो जाएगा माइनस वी एक्स। जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो होगा पी फाइनल माइनस, तो ये कितना जाएगा माइनस, ये कितना जाएगा माइनस 2m। तो चेंज इन मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, यहां से यहां जाने में और यहां से वापस आने में जिसको टाइम लगा, टाइम क्या होगा, स्पीड क्या होता है या वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। अब तुम समझो कि अगर तुम टाइम को इधर ले जाओगे तो स्पीड क्या जाएगा, नीचे जाएगा। तो देखो यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, तो डिस्टेंस कितना कवर करा, 2l।
इसकी स्पीड क्या थी, vx। अच्छा तुमने ये पढ़ रखा है कि जो फोर्स जो होता है वो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो मतलब मैं फोर्स कितना आएगा हमारा, फोर्स आएगा डेल्टा पी क्या था हमारा, 2m vx, और डेल्टा टी क्या है हमारा 2, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या आ गया m vx स्क्वायर बाय एल। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये कौन कर रहा है, सिर्फ एक पार्टिकल, कौन कर रहा है, सिर्फ एक पार्टिकल, है ना। प्रेशर निकालूंगा तो कितना आएगा वो, मतलब m vx स्क्वायर बाय एल, और एरिया कितना होगा एल स्क्वायर। तो नीचे क्या बन गया एल क्यू। क्या मैं इसको वॉल्यूम लिख सकता हूं, ये समझ आ गया। अब ये तो हो गया एक पार्टिकल के थ्रू प्रेशर। अब ये एक पार्टिकल लगा रहे हैं, कई सारे पार्टिकल प्रेशर लगा रहे हैं। जो पी नेट होगा, नेट प्रेशर होगा, वो क्या होगा, सभी पार्टिकल जो प्रेशर लगा रहे हैं उसका सम, है ना। मतलब P1 प्लस P2, और ये क्या होगा m vx स्क्वायर v1 कर लेते हैं इसको, है ना। अच्छा एक सेकंड रुको, यहां पर भी एक चेंज कर लो। क्या मैं vx की जगह ले सकता हूं m v स्क्वायर बाय 3 इंटू वॉल्यूम, क्योंकि तुम्हारा जो vx स्क्वायर था वो v स्क्वायर बाय, याद है पीछे करा था हमने। तो ये क्या हो गया एम वी स्क्वायर बाय 3 वॉल्यूम। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक। अभी क्या हो जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा m v1 स्क्वायर बाय 3 इंटू वॉल्यूम, हो जाएगा m v2 स्क्वायर बाय 3 इंटू वॉल्यूम, m ऐसा चलता रहेगा m vn स्क्वायर। यहां से क्या क्या कॉमन आ सकता है, m इंटू, बचेगा क्या यहां पर v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर। अच्छा अभी मैंने पीछे इसी चीज को ये लिखवाया था, इट इज n मल्टीप्लाई बाय वी आर एम एस स्क्वायर, लिखवाया था इसी चीज को। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल, ये क्या है टोटल मास, तो ये क्या m टोटल 3 वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वी आर एम एस स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़ू, आप समझ लो। यहां पर हमारा फॉर्मूला आ गया कि जो प्रेशर है वो किसके बराबर आया है, m टोटल बाय 3 इंटू वॉल्यूम। समझ आ गया। अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं वॉल्यूम को तो जाएगा p इंटू बी, p इंटू बी। अब और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/3 m टोटल वी आर एम एस। अच्छा एक बात बताओ, m टोटल मतलब गिवन मास, है ना। अगर मैं इसको मोलर मास m नॉट से डिवाइड कर दूं और इधर m नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं, m नॉट क्या है मोलर मास, तो ये चीज क्या बन जाएगी, 1 मोल कहां से बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू इंटू, ठीक है। और इधर क्या लिख सकता हूं मैं, एनआरटी, इनसे एन कट गया, तो तुम्हारा वीआरएमएस का फॉर्मूला क्या आ रहा है, 3RT बाय मोलर मास, मतलब वीआरएमएस इज अंडर रूट 3RT। समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। देखो वीआरएमएस की डेरिवेशन आ गई। अब यहां से समझना तुम्हारा पीवी किसके इक्वल आया था, 1/3 m टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, तो किसके बराबर होगा 1/3 m टोटल इनटू वीआरएमएस स्क्वायर। मतलब मैं कह रहा हूं
जो पीवी आया था किसके बराबर आया था, 1/3 m टोटल वी आर एम एस स्क्वायर। जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2, m2 भी m1 के बराबर ही होगा, सब सेम है ना। और यहां से मैं क्या कर सकता हूं, m1 को कॉमन ले लूं और क्या बचेगा यहाँ पर, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर vn स्क्वायर, है ना। अब इसको क्या ले सकता हूं मैं, n मल्टीप्लाई बाय वी आर एम एस स्क्वायर, है ना। और m इंटू एन क्या था, m टोटल, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को डिवाइड कर दूं, पीवी और काइनेटिक एनर्जी को। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो इन दोनों का रेशियो किसके बराबर आएगा, देखो पीवी बाय काइनेटिक एनर्जी, क्या m टोटल से कट जाएगा, वीआरएमएस से वीआरएमएस कट जाएगा, तो ये किसके बराबर आएगा, 1/3 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 2 तो पीवी इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। और मैं कह सकता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो होगा तुम्हारा 3/2 पीवी। तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, 3/2 पीवी, और पीवी को ले सकता हूं मैं 3/2 एनआरटी। क्या ये फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया था, क्या मैंने इसको डिराइव करवा दिया, ठीक है। ये तो हो गया मोनोटॉमिक गैस के लिए। बाकी कोई भी डायटोमिक या ट्राइटोमिक है तो तुम्हें ध्यान रखना है बस F/2 एनआरटी। कोई दिक्कत कोई परेशानी। तुम लोगों ने पढ़ लिया कि काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स, n मोल्स में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, F/2 nRT, मतलब F/2 nR डेल्टा टी, है ना। फॉर 1 मोल कितनी होगी ये, F/2 R डेल्टा टी, है ना। अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो एक मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, देखो एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब सुनो, इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो Na मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है उसे बोलते हैं F/2 R डेल्टा टी। तो एक मॉलिक्यूल के पास कितनी होगी, F/2 R बाई Na डेल्टा टी। ध्यान रखना तो ये R बाई Na है, इसको बोलते हैं K, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो R बाई Na, यहाँ पर R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और Na है एवोगैड्रो नंबर। तो इसकी जो वैल्यू सॉल्व करके आती है वो आती है 1.38 इंटू 10 की पावर -23। तो क्या याद रखना है तुम्हें कि एक मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, F/2 K डेल्टा टी। कोई दिक्कत कोई परेशानी। और एक मोल के पास जो होती है वो होती है F/2 R डेल्टा टी, और n मोल के पास जो होती है वो होती है F/2 nR डेल्टा टी। देखो तुम बस ये ध्यान रखो और ये ध्यान रखो, 1 मोल को तो वैसे भी निकाल लेंगे n की वैल्यू 1 पुट करके, है ना। इसमें हमने क्या करेंगे, बस n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। और इसमें क्या ध्यान रखना है, जो k है वो किसके इक्वल है, R बाई Na, और इसको क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन। ठीक है, आगे बढ़े। अब तुम लोगों ने ये मैं तुम्हें बोल चुका हूं कि इसको याद कर लेना, जो CV होता है वो F/2R होता है, और जो CP होता है वो F/2 प्लस 1R होता है ना। और जो CP माइनस CV होता है वो R के इक्वल होता है। इसका नाम होता है मेयर्स फॉर्मूला, है ना। इसके अलावा एक रेशियो भी बोल रहा है जो याद रखना है, दैट इज गामा, दैट इज CP/, और इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इट इज 1। आप इसको डिराइव करते हैं, CV इज F/2R/Y। सोचो तुम लोगों को मैंने क्या पढ़ा रखा है, CV होता क्या है, CV होता है
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये स्पेसिफिक भी नहीं, हम गैस की बात कर रहे हैं ना, ये होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब समझना, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है ना, इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या रहेगा, इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, है ना, वॉल्यूम क्या है, तो कैसा प्रोसेस हो गया ये, वॉल्यूम फिक्स है तो कैसा प्रोसेस हो गया ये, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अगर मैं वॉल्यूम फिक्स कर रखा है, जनरली यही होता है कि अगर तुमने कंटेनर क्लोज कर रखा है तो वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब जो तुम इसको हीट दोगे, क्या हीट की वजह से इसका वॉल्यूम चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि कंटेनर क्या है, क्लोज्ड, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, तो क्या वर्क डन होगा, वर्क डन नहीं होगा। मतलब जो भी मैं एनर्जी दे रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ किस में जाएगा, इसकी एनर्जी बढ़ाने में। एनर्जी बढ़ाना मतलब टेम्परेचर का क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। और सीवी होता क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। और मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है कि एक मोल तुम पे कोई गैस है, मान लो एक मोल ऑक्सीजन है, उस एक मोल ऑक्सीजन का टेम्परेचर बढ़ाना है बाय 1 डिग्री, इसमें कितनी हीट लगेगी, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। और अगर मैं इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे करके कर रहा हूं तो उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आया समझ, एक मोल गैस का 1 डिग्री बढ़ाने में कितनी हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। और सीवी का तुम्हें याद होगा फॉर्मूला, मैंने केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में करा रखा है ना, वो क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी, है ना। अब समझो, जो भी मैं एनर्जी दे रहा हूं वो किस में जा रही है, टेम्परेचर बढ़ाने में, मतलब वो जो भी एनर्जी दे रहा हूं मैं वो जा किस में रहा है, इंटर एनर्जी को चेंज करने में, वर्क में तो कुछ जा ही नहीं रहा, है ना, एन डेल्टा टी। और जो डेल्टा यू होता है उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा अभी, जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी पे, मतलब टेम्परेचर पे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है, 0 है। तो ये किसके बराबर होगा, F/2 nr डेल्टा टी डिवाइडेड बाय, तो क्या आ गया यहाँ से, ये अगर मैं सॉल्व करूं इसको तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा n से, तो कितना आ गया ये F/2 r, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो CV आ गया तुम्हारा F/2 r। CP कैसे निकालेंगे, देखो CP माइनस CV क्या होता है, r, तो CP हो गया, यहां से CP क्या आएगा, r प्लस F/2, यहां से r आ जाएगा कॉमन, यहां क्या बच जाएगा 1 प्लस F/2, ठीक है। अगर तो तुम फर्दर सॉल्व करना चाहते हो कर लो, 2/f डिवाइडेड बाय, और तुम यहां से गामा का भी रेशियो निकाल सकते हो, दैट इज CP बाय CV। तो CP आ रहा है तुम्हारा F+2 बाय 2 इंटू R, और ये आ रहा है F/2 R। तो R से R कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा F/2 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये 1 प्लस 2 बाय, डेरिवेशन समझ आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। देखो तुम फॉर्मूले से भी देख सकते हो कि जो CP है ना, CP क्या आ रहा है, CV F/2 R, उसमें 1 ऐड करके CP आ रहा है, देखो चलो यहीं से देख लो, CV F/2 R, उसमें R ऐड करूंगा तो मेरा क्या आएगा CP। तो CP हमेशा बड़ा होता है CV से, और मैं तुम्हें समझा भी रखा है कि अगर मैं 2 केस ले लूं, एक केस ये है कि तुम्हारा कंटेनर है पर इसके ऊपर जो पिस्टन है ना वो मूवेबल है, मतलब मूव कर सकती है, और एक केस ये है कि ये जो पिस्टन है ये फिक्स्ड है ना, ये मूवेबल है और ये क्या है, फिक्स्ड है। अच्छा, जो मूवेबल है उसमें चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, मैं हीट करूंगा तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, मूव कर सकता है ये, तो ये ऊपर बढ़ जा सकता है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या नॉट इक्वल टू 0 होगा, और फिक्स में क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू, अगर चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0 है तो वर्क डन क्या आएगा 0, और इस केस में वर्क डन इज नॉट इक्वल टू, मतलब अगर जो भी मैं हीट दूंगा। अच्छा, ये कौन सा प्रोसेस है, देखो इसमें चेंज इन वॉल्यूम क्या है,
नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसमें पिस्टन ऊपर मूव करेगा, और जब पिस्टन मूव करेगा तो इस तरीके से करेगा कि जो इंटरनल प्रेशर है और एक्सटर्नल प्रेशर है वो हमेशा बराबर रहे। मतलब इसमें क्या रहेगा कि प्रेशर क्या रहेगा गैस का कांस्टेंट रहेगा। इस केस में क्या रहेगा, प्रेशर क्या रहेगा गैस का कांस्टेंट। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रोसेस कैसा होता है, आइसोबारिक, ठीक है। और अगर इसमें क्या रहेगा, इसमें तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और प्रोसेस कैसा रहेगा, आइसोकोरिक। ये जिसको आइसोबारिक और आइसोकोरिक नहीं समझ आ रहे वो हमारी केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में स्टार्टिंग में ही करा रखा है ये। आप सुनो समझना, अगर मैं इसमें इस वाले केस में हीट कर रहा हूं तो हीट किस किस में जा रही है, हीट एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने में भी जा रहा है और साथ ही साथ वर्क डन में भी जा रहा है। इसमें इस वजह से क्या होगा, जो टेम्परेचर में चेंज करना होगा थोड़ा सा टफ होगा, है ना। बट इस केस में जो भी हीट जा रहा हो किस में जा रहा है, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, वर्क डन में कुछ भी नहीं जा रहा। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। तो इस वजह से जो सीपी होता है वो सीवी से ग्रेटर होता है। आगे समझ, क्योंकि इसमें जो हीट है, जो एनर्जी है वो दो काम के लिए जा रही है, एक तो चेंज इन डेल्टा यू प्लस वर्क डन, मतलब हीट एनर्जी जो है, ठीक है। और इसमें जो हीट एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें जा रही है, डेल्टा यू। अच्छा, तुम लोगों को ये ध्यान रखना है, ये तो मैंने बता दिया तुम लोगों की, आरएमएस बड़ा होता है एवरेज से, एवरेज बड़ा होता है मोस्ट प्रोबेबल से। इनका फॉर्मूला भी ध्यान रखना, जो एवरेज है ना, राम बता देना मैंने, जो एवरेज है उसका फॉर्मूला होता है 8RT, पहले तो एम नॉट लिख दो, चलो सब जगह पहले RT बाय एम नॉट लिख दो। बस ध्यान रखना जो आरएमएस है उसमें यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होता है, जो मोस्ट प्रोबेबल है उसमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होता है, और जो एवरेज है उसमें 8/5 से होता है। अगर तुम इन तीनों का रेशियो लोगे तो क्या आएगा, देखो RT बाय एम नॉट तीनों में कट ही जाएगा, बचेगा क्या, √3 डिवाइडेड बाय √8/5। आगे समझ, ये आरएमएस वर्सेस एवरेज वर्सेस मोस्ट प्रोबेबल का रेशियो, ठीक है। ये ध्यान रखना, हो सकता है तुम्हें कभी टेस्ट में दिख जाएगी, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, मेन फ्री पाथ, या फिर फ्री पाथ क्या होता है। देखो फ्री पाथ क्या होता है कि एक गैस है, गैस में पहला कोलिजन यहां करा, दूसरा कोलिजन यहां करा, इन दोनों कोलिजन के बीच में जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा उसको बोलते हैं फ्री पाथ। समझ आ रहा है, मान लो गैस में पहला कोलिजन करा 5 सेंटीमीटर पे, और फिर दूसरा कोलिजन जो करता है वो करता है 7 सेंटीमीटर पे, तो इन दोनों के बीच में फ्री पाथ कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर, है ना। तो होगा क्या, अच्छा एक कंटेनर में एक गैस के पार्टिकल्स होते हैं, कई सारे गैस के पार्टिकल्स होते हैं, तो एक कोलिजन होंगे कई सारे कोलिजन होंगे, तो फ्री पाथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ मतलब एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू रिस्पेक्टिव कोलिजन। मीन फ्री पाथ क्या है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू रिस्पेक्टिव कोलिजन। फ्री पाथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। देखो दो लगातार कोलिजन्स हो रही है, कोई एक गैस ने एक सिंगल गैस का पार्टिकल ले रहे हैं, उसने एक कोलिजन करी 5 पे फिर करी 7 पे, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आया वो 2 सेंटीमीटर, दैट इज फ्री पाथ। बट हमें क्या निकालना है, मेन फ्री पाथ। मेन फ्री पाथ क्या होता है कि एक गैस ने 2 सेंटीमीटर के लिए इसका फ्री पाथ है, मतलब एक ने 5 पे करा, दूसरे फिर सेकंड 7 पे करा, दूसरा गैस का पार्टिकल 6 पे कर रहा है, फिर 9 पे कर रहा है, उसके लिए क्या आएगा, 3 आएगा। तुम तीन ही गैस के पार्टिकल्स ले लो, पहला पार्टिकल ये हो गया, दूसरा पार्टिकल क्या हो गया कि एक है 3 सेंटीमीटर पे और दूसरा कर रहा है, पहला कोलिजन यहां पर है, दूसरा कोलिजन यहां पर है, पहला कोलिजन यहां पर है, दूसरा कोलिजन, इसके लिए फ्री पाथ क्या है 2 सेंटीमीटर, इसके लिए फ्री पाथ क्या है सेंटीमीटर। थर्ड क्या है, थर्ड क्या है कि मान लो कोई एक पार्टिकल है जो पहला कोलिजन कर रहा है 4 सेंटीमीटर पे, दूसरा कोलिजन कर रहा है, तो फ्री पाथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो लगातार होने वाली जो कोलिजन है उनके बीच में जो डिस्टेंस है, तो 4 सेंटीमीटर पे पहली कोलिजन है और दूसरी कोलिजन 8 सेंटीमीटर पे, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज फ्री पाथ। तो ये कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, जो इनका एवरेज होगा, जो इनका मतलब 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 3, उसे क्या बोलेंगे मेन फ्री पाथ। आगे समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो फ्री पाथ क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स।
और मीन फ्री पाथ क्या होता है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। डिफरेंस क्या है? ये सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल के लिए और ये सभी पार्टिकल्स का एवरेज है। आगे समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना? अब देखो इसमें क्या है, क्या करा हमने, सभी को ऐड करा और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दिया। तुम लोगों का सिर्फ इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला लिख लो। देखो इसको करेक्ट कर लेना, ये 6 है, F2 तुम्हारा 6 है, F3 तुम्हारा 4 सेंटीमीटर है। समझाया फ्री पाथ और मीन फ्री पाथ में डिफरेंस क्या है? फ्री पाथ सिंगल पार्टिकल के लिए और मीन फ्री पाथ एवरेज है। और फ्री पाथ क्या होता है? दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री पाथ, है ना? फ्री पाथ क्यों बोला? खुद लॉजिक लगाओ, वहां पर फ्रीली मूव कर पा रहा है, किसी से टकरा नहीं रहा। आया समझ?